तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हाउ वेबर वाज लिंकिंग प्रोटेस्टेंट एथिक्स with the development of spirit of capitalism in the western world, and especially he is talking about the rise of capitalism in the context of European society. ठीक है, तो बोलते हैं कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स और वैल्यूज और नॉर्म्स और डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स, राइट, essentially he is talking about a non material social fact, essentially he is talking about ideas of Protestantism, right? So these when inculcated, these values when they got inculcated into the masses or into the followers of Protestantism, ठीक है, इसकी वजह से क्या उनमें कुछ ऐसे मॉरल वैल्यूज डेवलप हुई, मॉरल और रिलीजियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क डेवलप हुआ विच शेप्ड देयर एक्शन, राइट, विच शेप्ड देयर बिहेवियर, देयर इकोनॉमिक बिहेवियर ऑल्सो. तो जब वो इकोनॉमिक बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइप का करने लग गए तो उनमें क्या कुछ ऐसे बिजनेस इथिक्स, राइट, कैपिटलिस्ट एथिक्स, वर्क इथिक्स डेवलप हुए जिसकी वजह से क्या है कैपिटलिज्म के स्पिरिट का राइज हुआ, राइट, कैपिटलिज्म की एसेंस का राइज हुआ. ठीक, तो एसेंशियली क्या है, ही इज लिंकिंग द टू सिस्टम ऑफ आइडिया, राइट, सिस्टम्स ऑफ ideas of Protestant ethics, that is non-material. He's talking about a non-material social fact if you see it from the perspective of Durkheim, right, something which is non-material, the system of ideas. तो वो ideal type से क्या है उसका essence बनाते हैं, उसकी reality को capture करते हैं, ठीक है, उसके essential features और typical features को capture करते हैं by forging the ideal type or by constructing the ideal type of Protestant ethics. Now these features in turn, he says, there is a strong correlation of these typical or essential features of Protestantism with the typical or essential features of ideal type of capitalism. इनके बीच में एक strong correlation है और वो बोलते हैं कि जो Protestant ethics है, it is probable, right, it is favorable to capitalism. Protestant ethics की वजह से कुछ ऐसी conditions create होती हैं जिसकी वजह से क्या है, कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से क्या है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का राइज होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ कैपिटलिज्म बट द इथोस ऑफ कैपिटलिज्म, द इथिक्स ऑफ कैपिटलिज्म, राइट, द वैल्यू सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म, उसकी बात कर रहा हूँ, उनका राइज होता है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट. सो ही इज एसेंशियली लिंकिंग द टू सिस्टम ऑफ आइडियाज बाय कंस्ट्रक्टिंग द आइडियल टाइप ऑफ दीज टू डिफरेंट dimensions or elements of the infinite reality. I hope you are able to understand this. This is what I talked about in my previous lecture. See, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम ये फीचर्स हैं इनको ट्रेस करेंगे और ये देखेंगे कि ये कोरिलेशन कैसे डेवलप होगा और ये कॉजेशन कैसे होगा कि हाउ प्रोटेस्टेंट एथिक्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. तो ये जो लिंकेजेस हैं हम इनको ट्रेस करेंगे. तो essentially this lecture is divided into two parts. Firstly I'll be talking about Protestant ethics in detail. उसमें हम basically 5 मेन फीचर्स की बात करेंगे प्रोटेस्टेंट इथिक्स के, 5 मेन डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स की बात करेंगे प्रोटेस्टेंट इथिक्स की, और उसके बाद I'll be giving you 10 points और 10 dimensions और 10 different perspectives as to why ये जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं और डॉक्ट्रिन्स हैं they will contribute to the rise of spirit of development of the development of spirit of capitalism, right. तो उन 10 pointers से I will be justifying the Weberian theory और उसको लिंक हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, राइट. तो जब वेबर बात करते हैं प्रोटेस्टेंट इथिक्स की, राइट, तो सबसे पहले वो बात करते हैं एसेंशियली ये प्रोटेस्टेंट के कैल्विनिज्म जो सेक्ट था, जॉन कैल्विन के बारे में हमने देखा, उसकी टिपिकल और एसेंशियल फीचर्स को कैप्चर कर रहे हैं, राइट. उसके हम 5 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले वो बात करते हैं द डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल ऑफ प्रीडेस्टिनेशन. हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन और कंसेप्ट और प्रिंसिपल ऑफ प्रीडेस्टिनेशन. इसमें वो क्या बात करते हैं, सी वेबर बोलते हैं कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की जो डेस्टिनी है उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, राइट, उसका फेट क्या होगा, वो बोलते हैं दैट हैज ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड बाय
that has already been determined by the Almighty God, right? The destiny of individual was determined by or written by God, or this destiny is predetermined at the time of the birth of individual. राइट? तो आपकी डेस्टिनी, आपका फेट क्या होगा, आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी लाइफ में, ये पहले ही गॉड ने आपके बर्थ के टाइम पे फिक्स कर चुके हैं। आप भगवान आपकी डेस्टिनी पहले ही लिख चुके हैं व्हेन योर बर्थ टुक प्लेस। और वो बोलते हैं एसेंशियली, वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल जो है, आइदर ही इज अमंग द सेव्ड और he is damned, right? Saved मतलब उनको क्या है, भगवान की प्राप्ति होगी, राइट? उनको सैल्वेशन मिलेगा, राइट? उनको भगवान का ग्रेस मिलेगा, he will be getting the God's grace in his life, right? And afterwards salvation उसको अचीव होगा। Damned मतलब जिसको भगवान का ग्रेस अचीव नहीं होगा, एंड ही इज देन डूम्ड टू गो टू हेल, राइट? नाउ सी, वो ऐसा क्यों कंसेप्ट उन्होंने स्पेशली ऐसा क्यों कंसेप्ट बोला? सी दिस यू कुड लिंक व्हाई आर द प्रोटेस्टेंट आर वाई फोकसिंग ऑन द प्री डेस्टिनेशन, राइट? वो बोलते हैं कि यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, right? You cannot change your sealed fate. ठीक है? No intervention is possible. You cannot alter your destiny. No intervention is possible, right? तो ये स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि आप चैरिटी दोगे चर्च को, एसेंशियली दे वर अटैकिंग द चर्च। आप चैरिटी दोगे या डोनेशन दोगे या फिर अपने कन्फेशन करोगे, राइट? जो कैथोलिसिज्म में कन्फेशन मेन उनका एलिमेंट है अपने सिंस का, या फिर आप ये सोचो कि जो प्रीस्ट हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस, अगर पोप और प्रीस्ट और क्लर्जी आपको लेटर्स ऑफ इंडल्जेंस देंगे तो आपसे उसके पाप धुल जाएंगे आपके, और आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं होने वाला है ना ही। एंड दिस इज ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। दिस इज नॉट टिपिकली रिलेटेड टू प्रोटेस्टेंटिज्म, सो एज टू से व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसा नहीं है कि आप गंगा में स्नान करके क्या है अपने सारे पाप धो लोगे और देन यू विल बी अटेनिंग मोक्ष। योर डेस्टिनी हैज ऑलरेडी बीन रिटन, राइट? तो आप अपने सिंस को रिचुअलिस्टिक बाथिंग के थ्रू क्या क्लीन नहीं कर सकते। या फिर अगर आपको लगे कि आप किसी पिलग्रिमेज में जाके अपनी डेस्टिनी को क्या है ऑल्टर कर लोगे, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। या फिर आप सोचते हो कि मैं यज्ञ और सैक्रिफाइस ऑर्गेनाइज करके, राइट, टिपिकल यज्ञ ऑर्गेनाइज करके मैं है प्रोपिशिएट कर लूँगा गॉड्स को और गॉड्स को प्लीज कर दूंगा, जो कि हिंदुइज्म में हो रहा था, राइट? बाद में वेबर बोलेंगे भी कि हिंदुइज्म में भी कैपिटलिज्म का राइज क्यों नहीं हुआ। देयर आर सर्टेन आइडिएशनल एंड स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन हिंदू सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी एज वेल एज द चाइनीज सोसाइटी, राइट? तो आप इसके थ्रू क्या है ऐसे अपनी डेस्टिनी को ऑल्टर नहीं कर सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, आप जाते हो ना पंडित जी के पास, पूछते हो कि पंडित जी कोई उपाय बताइए जिससे हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाए। वो बोलते हैं कि उनका जो कंसेप्ट ऑफ प्रीडेस्टिनेशन क्या है कि यू वांट टू बी एबल टू चेंज योर डेस्टिनी दैट हैज ऑलरेडी बीन प्री डिटरमाइंड, इट हैज ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, इट हैज ऑलरेडी बीन रिटन बाय गॉड एंड यू कैन नॉट चेंज और ऑल्टर द रिटन वर्ड्स ऑफ गॉड, राइट? नाउ अब इसमें क्या है, अब इंडिविजुअल्स क्या है अपनी लाइफ के दौरान क्या है, दे विल बी सर्चिंग। इंडिविजुअल को नहीं पता कि वो
इंडिविजुअल को नहीं पता कि उसको सैल्वेशन मिलेगी, वेदर इज सेव्ड और इज डैम्ड, राइट, वेदर उसके पास गॉड का ग्रेस है या नहीं। तो वो क्या है, इस लाइफ में ही विल बी सर्चिंग फॉर द साइंस ऑफ सैल्वेशन, साइंस ऑफ सैल्वेशन, राइट। कुछ ऐसे साइन जिससे मुझे ये पता चल जाए कि भगवान ने मेरी डेस्टिनी क्या लिखी है। आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन आप पता कर सकते हो कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी, राइट। तो आप क्या है, कुछ ऐसे साइंस देखने लग जाते हो सैल्वेशन के अपनी लाइफ में, जिससे आपको ये कंफर्मिटी मिल सकती है कि वेदर यू आर अमंग द सेव्ड और अमंग द डैम्ड, राइट। सो यू विल बी सर्चिंग फॉर द साइंस ऑफ सैल्वेशन, राइट। अब इसमें क्या होगा, इससे क्या है, वो ये डिटरमाइन करेगा कि वेदर गॉड्स ग्रेस और ब्लेसिंग उस इंडिविजुअल के साथ है या नहीं, राइट। अब ये कैसे लिंक हो, अब ये कैसे पता चलेगा इंडिविजुअल को, तो इसके लिए क्या है, प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोटेस्टेंटिज्म का सेकंड डॉक्ट्रिन और सेकंड प्रिंसिपल, right. Now we'll be studying about the concept of calling, the concept of calling, right. Now what is the concept of calling? तो इसके, इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से वो क्या है, इस प्रोटेस्टेंट एथिक्स के डॉक्ट्रिन के हिसाब से क्या है, every individual possess a unique aptitude, a unique aptitude, a unique aptitude or a unique set of skills, right. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के पास एक यूनिक एप्टीट्यूड और सेट ऑफ स्किल्स है, और इस सेट ऑफ स्किल्स और एप्टीट्यूड के बेसिस पे ही कुड चूज अ सर्टेन और फॉलो अ सर्टेन ऑक्यूपेशन, राइट। और यहां पे बोलते हैं वेबर एनालाइज करते हुए कि ये जो ऑक्यूपेशन है, ये ही क्या है, उसकी कॉलिंग है लाइफ में, इंडिविजुअल की। दिस इज द कॉलिंग इन लाइफ टू फॉलो दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑक्यूपेशन विच इज बेस्ड ऑन दैट पर्सन्स यूनिक एप्टीट्यूड और सेट ऑफ स्किल्स। हर एक इंडिविजुअल में कुछ यूनिक एप्टीट्यूड होता है, एक यूनिक उसका बेंट ऑफ माइंड होता है, और यूनिक सेट ऑफ स्किल्स होती हैं, और उस सेट ऑफ स्किल्स की वजह से क्या है, उसकी लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए, राइट। और वो पर्पस क्या है, रिफ्लेक्ट होगा वो किस टाइप का ऑक्यूपेशन, और उसके वर्क के थ्रू, राइट, उसके वर्क के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, और वही पर्पस है, वही उसकी कॉलिंग है लाइफ में, राइट। अब इसको कॉलिंग क्यों बोला गया, सी बोलते हैं कि गॉड, इट इज गॉड्स विल, ये गॉड्स का विल है, भगवान का विल है, भगवान चाहते हैं ऐसा है कि, और यू कुड से कि गॉड हैज कॉल्ड अपॉन द इंडिविजुअल, गॉड हैज कॉल्ड अपॉन द इंडिविजुअल, गॉड हैज कॉल्ड अपॉन द इंडिविजुअल, right, that is why it is calling, has called upon the individual to establish the kingdom of God, to establish the kingdom of God on earth। भगवान का साम्राज्य आपको अर्थ पे एस्टेब्लिश करना है, ये गॉड का विल है। दिस इज व्हाट द गॉड वांट अस टू डू, राइट, एंड दिस इज व्हाट गॉड हैज कॉल्ड upon us to do, to carry out his will. God will be carrying out his will, his you could say ambitions or desires through individuals, and through individuals he wants us to follow a certain occupation, to follow a certain calling in life, to follow a certain purpose in life, right। और इस purpose के through क्या है, it is
थ्रू मैंस वर्क और ऑक्यूपेशन, मैंस ऑक्यूपेशन और वर्क क्या है, ये जो किंगडम ऑफ गॉड क्या है, ये एस्टेब्लिश होगा अर्थ पे, राइट। तो आपको क्या करना है, एसेंशियली जब हम बात करते हैं राम राज्य एस्टेब्लिश करना है हमें समाज में और अर्थ पे, एसेंशियली इसका मतलब क्या है, वी हैव टू बी फोकसिंग ऑन आवर वर्क, वी हैव टू बी फोकसिंग ऑन आवर कॉलिंग, वी हैव टू बी फोकसिंग ऑन आवर occupation in life which is based on our unique set of skills or our unique mindset or unique aptitude, right? ठीक है। Now अब यहां से क्या है, वो बोलते हैं अगर गॉड यहां से रिप्रेजेंट होगा, हमें साइंस मिलेंगी कि गॉड का ग्रेस हमारे पास है या नहीं। God's grace is there with us or not. Since God wants us, has willed upon us to carry out His purpose on earth, to establish His kingdom on earth through our occupation, right? Now, तो साइन क्या होगा सैल्वेशन का, यहाँ पे साइन सैल्वेशन का इंडिविजुअल को तब मिलेगा when he is successful, when he is successful, जो वो अपनी कॉलिंग और अपने वर्क में क्या है, सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेसफुल इन हिज कॉलिंग, वर्क और ऑक्यूपेशन, राइट। अगर ये हमें मिल जाता है तो हमें पता चलेगा कि भगवान की हम पे क्या रहमत है, राइट, भगवान की हम पे करुणा है और कंपैशन है। और यहाँ से हमें साइन पता चल जाएगा कि वंस वी आर एबल टू सक्सीड इन आवर कॉलिंग और वर्क, देन वी विल गेट टू नो दैट God has written our destiny and we are saved because God establish करना चाहते हैं the kingdom of God on earth, और सबसे उनका मेन जरिया है it is men's work, और हमें अपने वर्क में ही सक्सेस मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका साइन है सैल्वेशन का, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास गॉड की ग्रेस हमारे पास है, राइट। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्क इज कंसिडर्ड एज डिवोशन टू गॉड। आप अपने वर्क में ही क्या है, अपना भगवान ढूंढिए। वर्क इज डिवोशन टू गॉड बिकॉज इट इज थ्रू गॉड, इट इज थ्रू वर्क दैट वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द गॉड, राइट। तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी काम करते हैं, डू इट विद फुल डेडिकेशन एंड थिंक कि यू हैव बीन आस्क्ड बाय द गॉड टू वर्क एंड टू एस्टेब्लिश हिज किंगडम ऑन अर्थ। तो अगर हर कोई अपना काम अच्छे से करना लग जाए, राइट, अगर ब्यूरोक्रेट ऑनेस्ट हो, पॉलिटिशियंस ऑनेस्ट हो, राइट, बिजनेसमैन ऑनेस्ट हो, जो भी है, टीचर्स ऑनेस्ट हो, राइट, तो इससे क्या है, अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो हम क्या है, इस धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं, हम इस धरती को ही रामराज्य बना सकते हैं, इस अर्थ पे ही हम किंगडम ऑफ गॉड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट इज ओनली थ्रू आवर वर्क एंड वी शुड कंसिडर आवर वर्क एज आवर डिवोशन, राइट। उसमें प्योरिटी होनी चाहिए आपके वर्क में, देन यू विल बी गेटिंग सक्सेस एज वेल। और उस सक्सेस से आपको पता चलेगा कि यू आर सेव्ड, राइट, आपके पास भगवान का ग्रेस है, यू हैव गॉड्स ग्रेस, राइट। ठीक, नाउ आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, ही हैज दैट यूनिक सेट ऑफ स्किल्स, राइट, उनका सर्टेन एप्टीट्यूड था एंड ही डिड हार्ड वर्क एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, राइट। तो वो क्या है, उनके पास क्या है, भगवान की रहमत है, राइट, उनका ग्रेस था, दैट इज वाई ही वॉज सक्सेसफुल, और उन्होंने अपनी कॉलिंग को फॉलो किया। ऐसे ही लता मंगेशकर सिमिलरली, उनको तो बोला जाता है कि एसेंशियली उनमें सरस्वती माँ बैठी हुई है, राइट, गॉड का ग्रेस है उनके पास, राइट। बोलते हैं ना कि जब फेडरर खेल रहा होता है और जब मैसी खेल रहा होता है, जब when Lata Mangeshkar is singing or when Tendulkar is going for a straight drive, right, or the punch on the back foot, तो हमें पता चलता है कि गॉड डायरेक्ट उनमें नजर आते हैं, उनके वर्क के थ्रू कि आप गॉड को देख सकते हो, राइट। तो एसेंशियली आपको यूनिक सेट ऑफ स्किल्स फॉलो करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप सचिन तेंदुलकर कैन नॉट बी लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर कैन नॉट बी रॉजर फेडरर। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है यूनिक सेट ऑफ स्किल्स, राइट, इसलिए मैंने बोला यूनिक। ठीक है, सो वर्क इज डिवोशन टू गॉड। नाउ
I'll be talking about two individuals. One is Sachin Tendulkar, another is Vinod Kambli. See, Vinod Kambli, when both of these individuals, they came up on the when they actually started playing cricket, right? जो cricketing platform पे आए, cricketing scene पे आए, तो essentially Vinod Kambli was considered to be as more skillful or more charismatic batsman when compared to Sachin Tendulkar. But that Sachin Tendulkar continuously followed his occupation, followed his grace, followed God's will. उसको डिवोशन की तरह उन्होंने उसको अचीव करने की कोशिश की. वेयर एज कहीं ना कहीं विनोद कांबली क्या है थोड़े से पीछे रह गए. ही वॉज नॉट एबल टू कंसिडर इट एज गॉड्स वर्क. ठीक है, तो Sachin Tendulkar was essentially among the saved, and Vinod Kambli was essentially among the doomed or the damned, right? This is how I see it. Now, see, अब एक important चीज़ क्या है, not only this, कि ये जो सक्सेस है, राइट, एक तो हमें ये मिल गया कि वर्क इज डिवोशन टू गॉड, ठीक, प्लस ये जो सक्सेस है इसको अगर हम कैसे मेजर करेंगे, राइट? सी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लता मंगेशकर, दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स. सचिन तेंदुलकर और फेडरर और मेसी, दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, राइट? नाउ हर कोई ऐसे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से नहीं समझ सकते. नाउ व्हाट अबाउट अदर इंडिविजुअल्स हु आर आल्सो सक्सेसफुल इन देयर कॉलिंग एंड देयर ऑक्यूपेशन? नाउ उनके लिए कैसे मेजर किया जाए, राइट? तो बोलते हैं कि सक्सेस कुड बी मेजर्ड in terms of money. Success could be measured in terms of money, right? If you are successful in your occupation, then you will be earning more, right? Especially उस टाइम पे ऐसे सोसाइटी में ऐसे उसको कंसीव किया जाता था, right? So money यहाँ पे क्या है? If you are going for pursuit of wealth, if you are going for pursuit of wealth, that is right, never ending, if you are going for never ending, unceasing accumulation of wealth, capital or profit, right? So ये भी रिप्रेजेंट करता है कि यू आर सक्सेसफुल इन योर कॉलिंग, राइट? स्पेशली कैपिटलिज्म में द वे आप जितना ज़्यादा यूनिक सेट ऑफ स्किल्स पोजेस करोगे उतने ही डिवोशन के साथ वर्क करोगे, एसेंशियली यू विल बी सीइंग सक्सेस. और आप देख सकते हो यू विल बी एबल टू फैच मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द मार्केट, राइट? तो मोर यू अर्न, तो आप जब अर्न कर रहे हो, और ये जो परसूट ऑफ प्रॉफिट है, परसूट ऑफ वेल्थ है, और दिस इज द नेवर एंडिंग परसूट ऑफ वेल्थ, ये क्या है? इट इज अ moral activity, right? It is a moral activity, it is a moral or ethical pursuit, it is a moral or ethical pursuit, right? क्योंकि इसके थ्रू भी क्या है, you are able to identify the signs of salvation in your calling, right? Because you are more successful and therefore you have, तो आप क्या है, कोई भी क्या है, जो restrictions थी, right? इससे पहले क्या है, सी क्रिश्चियनिटी और कैथोलिसिज्म, चर्च क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को एज ए सिन की तरह देखता था, राइट? सिन की तरह कंसिडर किया जाता था. उसको क्या है, एज ए वाइस माना जाता था. इट इज ड्रिवन बाय द वाइस ऑफ ग्रीड, राइट? आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो और इतनी वेल्थ अक्यूमुलेट कर रहे हो, तो इट वॉज सीन एज ड्रिवन बाय ग्रीड, राइट? आपको लालची बोला जाता था बहुत ज़्यादा. और ये जो है आप नेवर एंडिंग और दिस एंडलेस परस्यूट ऑफ वेल्थ, उसको क्या है, क्रिटिसाइज किया जाता था, राइट? तो इसको कहीं ना कहीं काउंटर किया, राइट? इसको वाइस से इसको मॉरल इथिकल परस्यूट बना दिया मनी मेकिंग को, और इसको एक वर्च्यू बना दिया प्रोटेस्टेंटिज्म में, राइट? ठीक है. नाउ सी, इसका मैं एक इंपैक्ट बताता हूं आपको कि उस टाइम पे क्रेडिट हाउसेस, राइट? सी, जो लैंडिंग करते थे क्रेडिट हाउसेस, और हम इसको बोल सकते हैं लैंडिंग हाउसेस, मेनली जूज लैंड करते थे, राइट? बिकॉज जूज वर
obviously they are not Christians, so they won't be following the Christian code of ethics or Christian code of morality, but मेजोरिटी तो क्रिश्चियंस ही थे वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें फॉरबिडन था, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे दोगे तो इट विल बी सीन एज, इफ यू आर लेंडिंग मनी और इंटरेस्ट, दैट इट विल बी सीन एज अ साइन ऑफ ग्रीड, सो इट इज़ अ वाइस, इट इज़ नॉट अ वर्च्यू। तो वहाँ पे क्या है, लैंडिंग हाउसेज भी इतने डेवलप नहीं थे, अगर क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो प्रोडक्शन कैसे होगी, राइट। आरबीआई क्या करता है, जब रेपो रेट कम करता है तो क्या करता है, इंटरेस्ट कम कर रहा है, और इंटरेस्ट कम कर रहा है मतलब आप ज़्यादा क्रेडिट ऑफलोड कर सकते हो, मतलब कैपिटलिस्ट के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, बिजनेसमैन के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, बैंक से ज़्यादा लोन उठा सकते हैं कम इंटरेस्ट पे, और उसी के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, राइट। तो ऐसे आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक्सपेंशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी इसको रोक रहा था, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन थी इसको रिमूव करने वाला है आपका प्रोटेस्टेंटिज्म, बिकॉज मनी इज सीन द परसूट ऑफ वेल्थ, और इस परसूट को आप क्या है रेगुलरली थ्रू आउट योर लाइफ यू विल बी pursuing this, because this wealth or this money is a moral ethical pursuit, and this is seen as a sign of success in one's calling or in one's occupation, right? So this was the concept of calling, ठीक है। So now we'll be taking a look at the third doctrine or third principle, हम बात करेंगे asceticism की बात करेंगे, right? See, now I'll be talking about the third doctrine or third principle of Protestant ethics. हम बात करेंगे दिस वर्ल्डली asceticism के बारे में। सी asceticism होता क्या है, इट मीन्स कि फॉलोइंग, और अगर उसको एक्सट्रीम लेवल पे देखे जाओगे, जैसे हमारे साधु होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, दे प्रैक्टिस asceticism, राइट। वो काफ़ी सारी जो वर्ल्डली चीज़ हैं उनको रिनाउंस कर देते हैं, राइट। और स्पेशली हिंदू धर्म में और हिंदू रिलीजन में और बुद्धिज्म ऑल्सो, उसका जो फॉर्म ऑफ asceticism वो ऐसा है कि यू हैव टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड, फ्रॉम दिस सोसाइटी। आप अलग थलग रह के क्या है, जब आप asceticism का, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हिंदू सिस्टम है, द 4 आश्रम्स ऑफ लाइफ है, उसमें हमने देखा कि वनप्रस्थ आश्रम होता है, राइट, वेयर यू विल बी रिनाउंसिंग एवरीथिंग, यू विल बी मूविंग टू फॉरेस्ट, यू विल बी फॉलोइंग और प्रैक्टिसिंग asceticism, राइट, यू विल बी डिवर्टिंग योर सेल्फ ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, दैट इज asceticism। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोटेस्टेंटिज्म में एक यूनिक फॉर्म ऑफ asceticism है, राइट, इट इज दिस वर्ल्डली asceticism, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एसेंशियली वो बोलते हैं कि आप इसी सोसाइटी में रहो और इसी वर्ल्ड में रहो, उसको रिनाउंस मत करो, लेकिन अपनी ज़रूरतों को, राइट, उनको कम कर दो, राइट, वर्ल्डली थिंग्स से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, उनको कम कर दो। तो आपको क्या है, एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल आपको क्या है फॉलो करना है, राइट। तो आप क्या है सिंपल लाइफ जिएंगे, राइट, सिंपल लाइफ अगर आप जिएंगे तो वो हो गया आपका asceticism, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या है रिजेक्ट करना है लग्जूरियस लाइफ और लग्जरी को, और एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर को। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या है, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव फर्नीचर, एक्सपेंसिव होम्स, राइट, वो जो लग्जरी है उसको रिनाउंस करना है आपको, राइट। आपको जितनी जरूरत है, आपकी जितनी नीड है, खाली उसी पे ही फोकस करो, उसी के हिसाब से लाइफ जियो। अगर आपको ऐसा नहीं कि आपको 10 कार जरूर चाहिए और 10 ब्रांडेड अलग अलग महंगी कार चाहिए, इफ ओनली अ सिंगल कार कुड थ्रू द सिंगल कार, इफ दैट इज नीडफुल, और वो मिनिमलिज्म फॉलो करना, अगर वो आपकी जरूरतें पूरी करते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। आपका बड़ा बंगला ना हो, ऐसा ना हो बड़ा बंगला ना हो, बहुत ही एक्सपेंसिव होम ना हो, राइट। अभी क्या है, जैसे अंबानी का जो हाउस है, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव होम, सो दैट नॉर्म ऑफ द कैपिटलिस्ट इट गोज अगेंस्ट दिस प्रोटेस्टेंट एथिक्स,
राइट, जो वो फॉलो किया अंबानी के, जो इतना एक्सपेंसिव होम उन्होंने बनाया। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़ पढ़ी कि हाउ रणवीर सिंह ही बॉट सम अपार्टमेंट्स इन posh location of Mumbai at the cost of 129 crores. I don't know whether this is true or not, right? तो इस टाइप के जो एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर है, ये जो लग्जरियस लाइफ है, इसको क्या है फॉरबिड किया गया है प्रोटेस्टेंट एथिक्स में, और उनके फॉलोअर्स को ऐसी लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहिए, राइट? तो इससे सी होने क्या वाला है, सी इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये आएगा कि एसेंशली आप एक टाइम पे तो बोल रहे हो कि आपको क्या है, यू शुड बी एंगेज्ड इन अनलिमिटेड परस्यूट ऑफ वेल्थ। अब इस वेल्थ को क्या है, आपको एंजॉय नहीं करना है, राइट? आपको उस वेल्थ से लग्जूरियस लाइफ नहीं जीनी है, बिकॉज दैट वेल्थ क्या है, थ्रू दैट वेल्थ which is a byproduct of you following your occupation, that is your devotion to God, that is a byproduct of that, right? तो वो रिप्रेजेंट करता है गॉड के ग्रेस को, गॉड की कॉलिंग को, that you are among the saved, right? तो उसका पर्पज ये नहीं है कि आप उसको क्या है अननेसेसरीली और एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग में और लग्जरियस लाइफ में क्या है उसको अननेसेसरीली यू फ्रिटर अवे योर रिसोर्सेज, वो नहीं करना आपको, राइट? तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, इसका बाई प्रोडक्ट ये होगा कि जब आपकी बहुत ही सिंपल मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल होगा, राइट, सादा जीवन, सादी जिंदगी और सादा रहन सहन और सादा खान पान अगर आपका होगा, तो एसेंशियली क्या है, ऑन द वन हैंड आपका क्या है, कंजम्पशन बहुत कम है, मतलब आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, वे ग्रेटर, आप इतनी वेल्थ जनरेट कर रहे हो, वेयर एज दिस कंजम्पशन ऑफ आपका बहुत कम है, राइट? तो इससे क्या होगा, एसेंशियली योर इनकम इज वे ग्रेटर देन योर एक्सपेंडिचर, राइट? तो इसका क्या होगा, इससे क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, इंक्रीज होंगी, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल मैनर में इंक्रीज होंगी। अब क्या है, आपका सी कंसेप्ट ऑफ कॉलिंग में परसूट क्या है, योर वर्क इज योर डिवोशन। तो आपको क्या है, उस गोल और उस एम के साथ चलना है कि आपको अपनी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है, राइट? दैट इज योर परस्यूट, दैट इज योर मॉरल इथिकल परस्यूट इन लाइफ, as much accumulation of wealth, as much accumulation of capital, as much accumulation of profit as possible. So you will be reinvesting this wealth into production, और इससे क्या होगा कि पहले आपके पास एक फैक्ट्री थी, आपने सेविंग की, अब आपने 2 फैक्ट्री खोल ली, राइट? तो यहां से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? और यहां से जब इन कैपिटल गुड को बेचोगे आप मार्केट में, फ्री मार्केट में क्या है, तो आपको क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ये जो आपने सेविंग्स लगाई थी आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट? और इसी प्रॉफिट को अगर आप फिर से क्या है, यू प्लग बैक इनटू योर सेविंग्स और फिर से री इन्वेस्ट करो, तो इसको कंटिन्यूअसली आप री इन्वेस्ट करते रहो, तो आप क्या प्रॉफिट को अक्यूमुलेट करते रहोगे, वेल्थ को अक्यूमुलेट करते रहोगे, आप नए बिजनेस, आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओगे। और इसी से क्या है, अगर फॉलोअर्स सभी ऐसा करने लग जाते हैं तो हमारा जो कैपिटलिज्म है इट विल बी एक्सपेंडिंग, एंड दिस इज हाउ कैपिटलिज्म विल बी राइजिंग इन द वेस्टर्न सोसाइटी, राइट? सो दिस इज अ वर्चुअस पॉजिटिव साइकिल और पॉजिटिव लूप, राइट? ठीक है, तो ये इसका इस मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल से ये पर्पस हमारा अचीव हो रहा है, ठीक है? इसमें और क्या बोला उन्होंने कि इसका मतलब है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है, तो उन्होंने क्या है, क्रिटिसाइज किया दिस एक्स्ट्रावेगेंट और दिस लग्जरियस लाइफ और दिस एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर। सो दे वर हाईली क्रिटिकल, दिस प्रोटेस्टेंट और their doctrines, they were highly critical of hedonistic lifestyle, right? hedonistic lifestyle क्या है? अगर आपने चारवाक की फिलोसफी पढ़ी हो, राइट, आई टॉक्ड अबाउट चारवाक फिलोसफी इन वन ऑफ माई एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर्स वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फिलोसफीज। तो उसमें मैंने बात की थी चारवाक क्या बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में रहो, मौज करो, घी पियो, दूध पियो, अगर कर्जा लेके भी पीना पड़े तब भी ऐसा करो, राइट, पर अपनी लाइफ को फुली जियो। तो दिस इज हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल, राइट? अगर आपको उसकी अर्निंग भी नहीं है और एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हो सकता है, राइट?
अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात दोहराई थी कि घी पियो, दूध पियो और मजे करो, राइट। तो दिस दे आर हाईली क्रिटिकल ऑफ दिस हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल, दिस प्लेजर सीकिंग लाइफस्टाइल, राइट। इट्स इज सीकिंग प्लेजर, राइट। वो बोलते हैं हमें प्लेजर नहीं सीख करना है, राइट, रादर वी शुड बी फोकसिंग ऑन दिस मिनिमलिस्टिक और दिस ascetic lifestyle, right, wherein you are renouncing this worldly attractions, right। तो फॉर एग्जाम्पल आप पब में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द पब, दैट इज एन हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल, राइट। यू आर एंगेजिंग इन ड्रिंकिंग, दैट इज ए हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल। तो इन टाइप की जो प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज है, ये जो प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज है और हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल है, इसको क्या है, प्रोटेस्टेंट्स क्या है, इसको प्रोटेस्टेंटिज्म क्या है, डिस्कार्ड करता है और हाईली क्रिटिकल ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और ऑल्सो दे फॉरबिड सेक्सुअल एडवेंचरिज्म, राइट। उसमें बोलते हैं कि योर सेक्सुअल एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड टू मैरिज, एंड दैट टू not for enjoying sex, right, that not for enjoying sex or seeking pleasure or living that hedonistic lifestyle. This purpose of marriage is only procreation of children. So you should reject these worldly activities, these pleasure seeking activities, these hedonistic activities, right. Sexual adventurism, right, this is adventurism, ठीक है। So you should be renouncing this sexual adventurism, this impulsivity of going to the pubs and engaging in binge drinking, right, binge drinking लोग करते हैं, right। और वो क्या है, वो they also were highly critical of procrastination, right, or sitting idle or being lazy, right, ठीक है। So this is the extension, this is also an extension of this asceticism principle, this criticism of hedonistic lifestyle, being indulging in procrastination, being idle, being lazy, they were highly critical of it, right। You should not be wasting time, आपको क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो गेम्स देखने जा रहे हो या फिर नेटफ्लिक्स क्या है, आप क्या है, बिंज वॉचिंग कर रहे हो। नेटफ्लिक्स अगर आपने स्टार्ट कर दिया, देन यू आर डूइंग इट फॉर 6 to 7 hours in one single go and finishing the entire one season of a particular famous TV series, right। So that is that, वो इसको भी रिजेक्ट करते हैं, राइट, ठीक है। तो एसेंशियली दे आर लिमिटिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और बोलते हैं अगर आप स्पोर्ट्स भी परस्यू कर रहे हो, तो दिस इज नॉट फॉर फन, राइट, राइदर टेक इट एज अ योर वोकेशन और कॉलिंग इन लाइफ, एंड दिस sports should only be followed with the purpose of maintaining physical fitness, right, maintaining physical fitness. So what essentially these Protestants is doing, are saying कि you accumulate as much wealth as possible, don't enjoy it, don't be indulge in the live life king size approach, or don't indulge in this hedonistic lifestyle, right, ठीक है। और इसी प्रिंसिपल का एक एक्सटेंशन क्या होगा, इसी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन ये होगा कि आप क्या है, वर्क को क्या है, यू शुड बी डेडिकेटेड टू इट, राइट, यू शुड बी कमिटेड टू इट, यू शुड बी फोकस्ड ऑन इट, राइट। तो इसका बाई प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि एसेंशियली ये जो आपकी एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट हो रही थी, ये जो एनर्जी जो चीज़ों में वेस्ट हो रही थी, तो एसेंशियली यू विल बी चैनलाइजिंग
you will be channelizing your inner energy towards achieving success in your occupation, or in this commitment to work, this dedication to work, this focus towards work, right? Your aim should be that you should be relentless in your work, right? आप सिंगल माइंडेड परस्यूट से अपने काम को फॉलो करो. यू शुड बी रिलेंटलेस इन योर वर्क, राइट? सिंगल माइंडेड परस्यूट के साथ कंटिन्यूअस अनसीजिंग मैनर में क्या है, अपने वर्क को क्या फॉलो करो, अपने वोकेशन को फॉलो करो, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो, और आपकी सारी एनर्जी क्या है, दे शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क, राइट? तो इट इज वर्क ओरिएंटेड. यू शुड बी वर्क ओरिएंटेड एंड यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस अननेसेसरी एक्टिविटीज, right? You should be channelizing all of your energy in your devotion to work. So relentless, single minded pursuit, continuous pursuit or focused approach towards your aim or goal, and this goes for your UPSC preparation as well, or if you are engaged in another kind of pursuits, right? It is valid to all kind of activities, right? So these are some of the broad overarching principles, doctrines or norms or values or ethics of Protestantism. अब I'll be talking about those 10 points as to how you could connect Protestant ethics with the rise of spirit of capitalism in the Western world, right? See, now I'll be talking about those 10 points or 10 dimensions in which how you would be linking Protestant ethics with development of spirit of capitalism. See, काफ़ी points हमने क्या है already connect कर चुके हैं जब हम इन दिस डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स और प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, राइट? सो फर्स्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज, सबसे पहला क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने क्या किया, जो मनी है, राइट, जो मनी है उसके परसूट को एक मॉरल और इथिकल परसूट बना दिया, राइट? ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वाइस, इट इज नॉट अ वाइस, राइट? जिसमें जो आपका एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट था, एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट, राइट, एक्विजिशन ऑफ मनी, मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर वेल्थ, राइट, दैट इज नॉट ड्रिवन बाय greed anymore, right? But it is essentially a moral or ethical pursuit. It is through money you are achieving success in your occupation, in your calling, and thereby it shows that God has showered his grace or blessing on you, right? तो money क्या है? It represents God's grace or God's blessings. So essentially from vice, this money making has been converted into a virtue, right? इसको एक virtue बना दिया है vice की जगह, ठीक है? तो यहां से भी क्या है, इसने क्या है, लेजिटिमाइजेशन दिया है, लेजिटिमाइजेशन दिया है towards earning more and more wealth, accumulating more and more capital and expanding your profit. इसको legitimization दिया है. See, when we talk about legitimization, we are seeing it from a very minimalistic kind of mindset, right? From a very limited kind of view. लेकिन not just legitimization, ये क्या है, ये जो moral, religious और ideological framework बन रहा है, और when individuals are being socialized in that particular framework, तो उनकी मीनिंग और मोटिव से जब मीनिंग्स एंड मोटिव्स आर शेप्ड विद इन दिस moral, religious, ideological framework, तो ये इनको क्या है, not just it will also be providing motivation, right? And there is no greater motivation than religion, राइट? इतना ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा बिकॉज यू आर कैरिंग आउट द गॉड्स विल. तो ये इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता इंडिविजुअल के लिए, राइट? और इसी वजह से क्या है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स एज टू व्हाई मनी मेकिंग वाज रिलेंटलेसली परस्यूड बाय द प्रोटेस्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? ठीक है.
सेकेंड पॉइंट दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज, ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, asceticism, राइट. अगेन इट इज लिंक्ड विद दिस प्रॉफिट. हमने देखा था कैसे लिंक्ड है प्रॉफिट से, क्योंकि आपकी सेविंग्स इतनी ज़्यादा है, आपकी इनकम इतनी ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर से, बिकॉज यू आर लिविंग अ वेरी फ्रूगल लाइफ स्टाइल, राइट, वेरी मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. यू आर स्पेंडिंग only on your basic minimal needs, only on your necessities. You are not living an extravagant or luxurious lifestyle, or therein your savings are more. तो इतनी सेविंग्स को essentially आप इसको लिंक करो जो मैंने आपको अभी वर्चुअस साइकिल पढ़ाई थी, और उसी की वजह से क्या है, उस वर्चुअस साइकिल की वजह से और जो पॉजिटिव फीडबैक लूप है उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक लूप की वजह से क्या है, कैपिटलिज्म एक्सपेंड करेगा, राइट. तो यहाँ से भी आपका मोटिवेशन मिल रहा है, तो यहाँ से एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट इस मोटिवेशन की वजह से डेवलप हो रहा है, ना कि किसी ग्रीड की वजह से. मैन इज नॉट ग्रीडी, रादर मैन इज मोटिवेटेड बाय रिलीजन टू परसू दिस प्रॉफिट और मनी और वेल्थ एंडलेसली. प्लस ही इज ऑल्सो सेविंग अ लॉट, देन ही इज री इन्वेस्टिंग दिस सेविंग इनटू प्रोडक्शन. इस प्रोडक्शन के साथ क्या है, again he is earning more profit, again he is channelizing this profit back into production, so he is doing it is relentlessly, continuously, right. तो इससे क्या है, कैपिटलिज्म एक्सपेंड होगा. पहले एक फैक्ट्री खोली, फिर दो खोली, और फिर ऐसे आपने अपना बिजनेस और कारोबार और धंधे को क्या बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया. और जब लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल विल दे स्टार्ट परफॉर्मिंग दिस एक्शन, इसी वजह से क्या है, क्यूमुलेटिवली वी से कि फ्रॉम दिस सोशल एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कैपिटलिज्म का एज ए कलेक्टिविटी राइज होगा. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, हाउ इज इट लिंक्ड विद प्रॉफिट, एंड दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विद प्रॉफिट, राइट. तो यहाँ पे जो एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट था, द इंस्टिंक्ट टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इज नॉट ड्रिवन बाय ग्रीड एज वेल, इट्स ड्रिवन बाय इन अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म. हमने बात किया बुटीक कैपिटलिज्म की, एडवेंचर कैपिटलिज्म की. इन देयर जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन था, द एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट था, वो लालचीपन से था इंस्पायर्ड टुवर्ड्स एक्वायरिंग मोर एंड मोर और ग्रीडी लाइफस्टाइल, और क्या ग्रीड से इंस्पायर्ड था. प्लस मैन इज एक्वायरिंग दिस इन ऑर्डर टू लिव एन कंफर्टेबल एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल और वेरी लग्जूरियस लाइफ, उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया, राइट. दिस इज हाउ ये जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, एक कुछ यूनिक और स्पेशल काइंड ऑफ कैपिटलिज्म का राइज होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपिटलिज्म का राइज होगा. दैट इज द यूनिक कैपिटलिस्ट स्पिरिट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट, वेस्टर्न कैपिटलिज्म. तीसरा, सी दे फोकस्ड ऑन कमिटमेंट और डेडिकेशन टू वर्क. इससे क्या होगा, मैक्स वेबर बोलते हैं, इससे क्या होगा, एक कमिटेड, प्रोडक्टिव और एफिशिएंट लेबर फोर्स क्या है, डेवलप होगी, राइट. लेबर फोर्स डेवलप होगी बिकॉज वर्कर्स नो दैट कि सिंस दे आर सोशलाइज्ड इन प्रोटेस्टेंट एथिक्स, वो क्या है, मोर कमिटेड होंगे टुवर्ड्स देयर वर्क. तो जो वर्क फोर्स होगी वो कमिटेड होगी, एफिशिएंट होगी, प्रोडक्टिव होगी, और मोटिवेटेड वर्क क्या होगी, आपकी वर्क फोर्स होगी, जिसकी वजह से भी क्या है, they could work for long hours, right, because they are they are focusing on work with in a dedicated manner, long hours. और इसी की वजह से क्या है, कैपिटलिज्म की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. तो इसी वजह से क्या है, कैपिटलिज्म का भी राइज होने में कि हाउ प्रोटेस्टेंट एथिक्स इज जनरेटिंग वेरियस कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस which could possibly led to the development of spirit of capitalism, right. तो ये क्या है, पार्शियल रिलेशंस है, प्रोबेबल रिलेशंस है, फेवरेबल रिलेशंस है. ऐसा नहीं है कि कोज और इफेक्ट है, कि सिंगल कोज है तो डेट की डिटर्मिनेट मैनर में, और जैसे साइंस में होता है ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं है, राइट. अगर आप मॉलिक्यूल का टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था, बढ़ाते हो गैस मॉलिक्यूल का, तो हमेशा से इट विल मूव विग्रेसली, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, राइट. सो कॉज और इफेक्ट है वहां पे. यहाँ पे क्या है, पार्शियल और प्रोबेबल रिलेशंस. See, this is the third point. Fourth point,
वेबर बोलते हैं कि सी यहां पे क्या है, आपका जो रिलेंटलेस, राइट, सिंगल माइंडेड परसूट होगा, सिंगल माइंडेड डेडिकेटेड फोकस्ड परसूट होगा टुवर्ड योर एम और गोल, विच इज एसेंशियली द कॉलिंग और वोकेशन और ऑक्यूपेशन दैट यू आर फॉलोइंग इन योर लाइफ, राइट। उस पर सिंगल डेडिकेट, तो यू विल बी when God is with you, when you are relentless, single minded, dedicated, focused, continuous pursuit, तो विवेकानंद भी बोलते हैं ना कि एक ही चीज पे क्या फोकस in a single minded dedicated manner and ultimately you will be able to see success. So here individual will be even able to see success against all odds. उसकी लाइफ में फेलियर्स भी आएंगे, तो फेलियर्स साइन नहीं है कि ऐसा साइन नहीं है कि आप अगर फेल हो जाते हो, इट डज नॉट मीन कि यू आर बीइंग कर्स्ड बाय गॉड, यू डू नॉट हैव गॉड्स ग्रेस, राइट। फोकस रखो और रिलेंटलेसली परस्यूट करते रहो इवन आफ्टर मेनी फेलियर्स, अल्टीमेटली गॉड इज विद यू। और इससे क्या है, आप अपना अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट all failures you will be able to achieve your aim or goal, right? And this is what capitalists were motivated by these kind of doctrines, right? ठीक है, तो इसी वजह से कैपिटलिज्म पर प्लस टू एंगेज इन बिजनेस, इट इज अ वेरी रिस्की एक्टिविटी, राइट। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, it requires a lot of hard work, dedication. You will be getting many failures as well while following a certain occupation, or while following a certain dream of yours, or while following a certain business fail and they rise up again, right? So ये क्या है, this is going to help you. तो आप एक ये failures are not the sign कि you are not in the good light of God, right? बल्कि आपको relentlessly try करना है, right? एक failure नहीं determine करेगा. Now why I am talking about this is there was this person who cleared UPSC in his last attempt. I think Harpreet Singh Randhawa is his name. उनका 6th attempt में जाके clear हुआ है, right? 6th attempt was his final attempt and he got around rank I think 11th or 12th rank he got, right? So that justifies this kind of thing, right? And capitalists were driven by these kind of things, Protestants were driven by these kind of things at that point of time, right? ठीक है, तो द फिफ्थ पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कैपिटलिज्म. प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या होता है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से क्या होगा ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई वांट टू मार्क इट. इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन डेवलप होगा, राइट? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क डेवलप होगा. मैंने क्या बोला था कि every individual he possess a unique aptitude, set of skills, and he has a certain calling in life. He should be following certain calling or occupation in life based on one's these unique aptitude or set of skills, right? तो इससे क्या होगा, आपका क्या है, एक नीश क्रिएट कर सकते हो एज पर योर ऑक्यूपेशन. और इसी की वजह से क्या है, कैपिटलिज्म में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीपल इंडिविजुअल्स गाइडेड बाय दिस डिफरेंट यूनिक एटीट्यूड्स और स्किल सेट, दे विल बी फॉलोइंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन. तो उनका अपना ही एक स्पेशलाइज सेट ऑफ स्किल्स डेवलप हो जाएगा और वो क्या है, एक नीश फॉलो करेंगे. तो इसी की वजह से राइज होगा कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड डिवीजन ऑफ लेबर. कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड, क्योंकि आप यूनिक हो और उसी की वजह से क्या है, आपका एक निश क्रिएट हो रहा है. तो जो लेबर है, जो वर्क है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो डिफरेंशिएटेड हो जाएगा. मल्टीपल नीश आ जाएंगे, राइट? अलग अलग नीश आएंगे, अलग अलग वर्क डोमेन्स आएंगी ड्यू टू दिस. एंड दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और complex and differentiated division of labor, that is a unique
or you could say a core or central feature of advanced or this western type of capitalism, right? Everyone possessing unique set of skills, और उसी skills में क्या specialization हो और उसी को बार बार करते रहो और उसी से efficiency बढ़ेगी और भी ज़्यादा, right? One point I want to talk about is the sixth point. Now this is another important point. ठीक है, यहाँ पे वेबर बोलते हैं कि जो आपका प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, इट फोकसेस ऑन यूनिफॉर्मिटी इन लाइफ, राइट? आपकी लाइफ में क्या है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में. नो व्हाट डज इट मीन कि ऐसा नहीं है कि आपने ऑक्यूपेशन चूज कर लिया, कॉलिंग चूज कर लिया एज पर यूनिक सेट ऑफ स्किल्स और उसको आप बार बार चेंज करते रहो, राइट? एंड नॉट ओनली दिस, when you are driven by that this moral religious framework, then you need to have certain confidence in you, right? You should not be changing your goals frequently, right? Plus it is uniform in the sense कि आपके भाई यूनिफॉर्म कंडक्ट डेवलप कर पा रहे हो उसकी वजह से, राइट? यूनिफॉर्मिटी आ रही है क्योंकि when all these people are essentially driven by this moral religious or ideological framework, so there is uniformity in life, there is stability or predictability in life. You have to renounce these impulsive fun or impulsive activities or dangerous activities or hedonistic activities. Rather you should be just focusing on your work, right? तो आपके कुछ लाइफ में क्या है, कंटिन्यूटी, एक कंसिस्टेंसी, एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, राइट? और वो बोलते हैं कि दिस यूनिक फीचर ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. क्या है? वर्क को भी स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है ना. दिस इज द कोर प्रिंसिपल और कोर फीचर ऑफ कैपिटलिज्म कि आपके वर्क को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, राइट? हमने पढ़ा भी था एलिनेशन की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, राइट? ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी डन. गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है, दीज आर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यू फॉलो दिस प्रोसीजर्स इन योर वर्क इफ यू आर बिलोंग टू द लेबर फोर्स. और इसी की वजह से क्या है, यू शुड नॉट बी डेविएटिंग फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. तो स्टैंडर्डाइजेशन वर्क कि वर्क ऐसे होगा, दिस इज द कोर फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? और अगर आप असेंबली लाइन पे देखोगे, फॉर एग्जांपल कार्स की उस टाइम पे और किसी भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या असेंबली लाइन्स वर देयर जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था, तो प्रोडक्शन बहुत ही स्टैंडर्डाइज था कि इसी फिक्स्ड मैनर में प्रोडक्शन होगा. तो ये कहाँ से आ रहा है, ये स्टैंडर्डाइजेशन और ये जो फिक्स्ड मैनर में वर्क हो रहा है, क्योंकि आप फिक्स कर देते हो वर्क को. एसेंशियली आप बेस्ट पॉसिबल प्रोसीजर सेलेक्ट कर रहे हो, बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स सेलेक्ट कर रहे हो और उसको स्टैंडर्डाइज, उसका स्टैंडर्ड बना रहे हो और उससे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप कर रहे हो वर्कर्स के लिए. एंड यू शुड बी फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आएगी वर्क में, राइट? सो दिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और स्टैंडर्डाइजेशन वर्क विच इज अ कोर फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, वो कहां से आया है? वो आपका आया है प्रोटेस्टेंटिज्म में. दिस इज अनदर फीचर, राइट? सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स. Uniformity in life, specialization in work, at least you should be knowing about it. This is also, right? Almost all of these are important features, how they are contributing to rise of capitalist spirit in the Western world. Seventh point I want to talk about is कि जो आपका प्रोटेस्टेंटिज्म है, राइट? प्रोटेस्टेंटिज्म क्या है? वो क्या है? इट ग्लोरीफाइज और celebrates, it glorifies or celebrates hard work and denounces hard work, right? ये हमने देखा था. and denounces leisure. तो इससे क्या हो सकता है? एसेंशियली या यू शुड बी वर्किंग, आप क्या है 24/7 वर्क कर सकते हो और विदाउट एनी हॉलीडेज, राइट? सी हॉलीडेज का जो कंसेप्ट है क्रिश्चियन कैलेंडर में आप देखोगे वेरियस हॉलीडेज होती हैं, राइट? एंड व्हाट इज दिस हॉलीडेज? सी यहाँ पे कैथोलिसिज्म मैं आपको रेफर करना चाहूँगा और उससे क्या है ये ज़्यादा क्लियर होगा. सी कैथोलिसिज्म में क्या होता था कि सर्टेन डेज वर नोन एज होली डेज, राइट? होली, भगवान के लिए डेडिकेटेड दिन, होली डेज, राइट? सी कैथोलिसिज्म इसका ऑपोजिट करता है. इट डिनाउंसेस वर्क और लेबर,
it denounces work or labor and it celebrates leisure. It celebrates leisure. कैथोलिसिज्म में उल्टा है. See, इसके पीछे क्या है, ये आपको उनकी लीजेंड्स और मिथ्स में देखने को मिलेगा जब आप देखोगे कैथोलिसिज्म के बारे में. तो एसेंशियली प्रोटेस्टेंट्स और स्पेशली मैक्स वेबर इसको बारे में बोलते हुए कहते हैं कि आपने स्टोरी सुनी होगी, आई थिंक यू माइट बी अवेयर ऑफ दैट एडम एंड ईव स्टोरी, राइट. एडम और ईव एज पर क्रिश्चियन बिलीफ्स और क्रिश्चियन मिथ्स और लीजेंड्स, दे वर द फर्स्ट पीपल टू इनहेबिट और पॉपुलेट अर्थ, राइट. उनको एक स्पेशल गार्डन ऑफ हेवन में रखा गया था, राइट. ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द रिसोर्सेज वर अवेलेबल देयर, ऑल द लीजर वर देयर फॉर देम टू एंजॉय देयर लाइफ टुगेदर, ठीक है. लेकिन एक ट्री था जिससे क्या है, राइट, देयर वाज ट्री ऑफ नॉलेज और देयर वाज ट्री ऑफ सिन और देयर वर, राइट. तो नॉलेज के ट्री से क्या है, आप क्या है, फ्रूट और एप्पल नहीं एक्वायर कर सकते, दैट इज नोन एज फॉरबिडन फ्रूट. लेकिन ईव ने क्या किया, शी एट दैट फ्रूट, शी एट दैट एप्पल, राइट. तो दैट वाज अ सिन, उसको फॉरबिडन था. तो भगवान ने क्या, उनको गार्डन ऑफ हेवन से निकाल दिया और ये बोला कि नाउ ऑल मैन, एडम, दे आर डूम्ड टू वर्क, डूम्ड टू वर्क हार्ड, डूम्ड टू स्वेट hard in order to make their living, whereas in the garden of heaven all the resources were, all the everything was available there, right. Everything was in plentiful therein. God exterminated them from the garden of heaven and they were doomed to work hard in order to make their living, and there in work को कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव मैनर में देखने जाने लगा, बिकॉज वर्क को क्या है, लोग क्या है, मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है. इट इज वो बोलते हैं कि यू आर डूम्ड टू वर्क हार्ड, राइट. आपको स्वेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यू मेक योर लिविंग, राइट. तो वो क्या है, ये मिथिकल थियरी से ओरिजिनेट होके आ रहा है इस चीज़ का, राइट. और प्लस आप हॉलीडेज देखोगे तो क्रिश्चियन कैलेंडर में क्या मल्टीपल हॉलीडेज है, मतलब हॉलीडेज मतलब दीज डेज आर रिजर्व्ड फॉर गॉड. और हमने देखा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट डुरखाइम, व्हेन द डेज आर रिजर्व्ड फॉर गॉड, राइट. हमने देखा था कि जो सैक्रेड और प्रोफेट है, इट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन स्पेस, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टाइम. सर्टेन डेज इन एन ईयर दे आर रिजर्व्ड फॉर द सैक्रेड. वो क्या है, दैट टाइम डोमेन डज नॉट बिलोंग टू द प्रोफेन. तो दैट आर द हॉलीडेज, दे आर रिजर्व्ड फॉर सेलिब्रेशन और डेडिकेशन टू गॉड. तो यू शुड बी ओनली फोकसिंग ऑन गॉड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन दोज डेज, इन दीज हॉलीडेज. और इसीलिए ये क्या है, हॉलीडेज होती है, छुट्टी होती है, जहाँ पे आप लीजर करो, आराम से रहो, ओनली डेडिकेट योर अटेंशन टुवर्ड्स गॉड, राइट. वेयरएज यहाँ पे क्या है, कोई हॉलीडेज नहीं है, यू हैव टू वर्क 24/7, राइट. This is how Protestant ethics is different from spirit of capitalism, right. Another point I'll be talking about is that is simple. वो बोलते हैं time is money, time is money, right. और ये अगर आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ा हो, was the great scientist, he was a great businessman as well. वो एसेंशियली क्या है, इसी कोड ऑफ इथिक्स को फॉलो करते थे अपनी जिंदगी में, राइट. और उन्होंने बोला टाइम इज मनी, एंड ऑल्सो द प्रोटेस्टेंटिज्म टॉक अबाउट द सेम थिंग. सो क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन, आइडल बैठना, उसको क्या डिनाउंस किया गया. अगर आप जितना टाइम वेस्ट करोगे तो मतलब यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क, इट मीन्स यू आर मिसिंग आउट ऑन वेल्थ, इट मीन्स यू आर मिसिंग आउट ऑन मनी, राइट. सो दिस वॉज द 8th point, ठीक है. See now let us talk about two another important points, right. The 9th point is जो प्रोटेस्टेंट्स थे, राइट, प्रोटेस्टेंट्स थे, हमने देखा वो किस पे फोकस कर रहे थे, राइट. प्रोटेस्टेंट में क्या है, लिटरेसी ज्यादा थी, लिटरेसी ज्यादा थी, राइट. और अगर आपके पास लिटरेसी ज़्यादा है तो आप क्या है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास लिटरेसी है, आपके पास नॉलेज है, तो क्या है, आप रेस में काफ़ी आगे हो बाकी लोगों से. और एसेंशियली दिस विद लिटरेसी यू विल पोजेसिंग यूनिक स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स, और इन्हीं स्किल्स का यूज़ करके, इन्हीं स्किल्स को टैप और एक्सप्लॉइट करके यू विल बी अचीविंग सक्सेस इन योर ऑक्यूपेशन और इन योर वर्क, राइट. लिटरेसी ज़्यादा थी, राइट. और ये क्यों ज़्यादा थी,
It is due to the focus of Protestantism on individualistic interpretation of Bible. इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल. मैंने आपको बोला था कि प्रोटेस्टेंट्स दे फोकस्ड ऑन individualistic interpretation of Bible. They denounced the church controlled or the interpretation of Bible that was being put forward by the church. और वो बोल रहे थे कि चर्च, जब पोप बोलता है कि through our words we are representing the words of God, right? Through our interpretation of Bible, that is essentially the words of God, we are connecting a link between the masses and the God, right? So only through our interpretation you will be able to find God. तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया, so as to break this control or hold of church on the masses. तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो क्या है, खुद की इंडिविजुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन करते थे बाइबल के. और मैंने जब आपको पढ़ाया था डुरखाइम का इगोइस्टिक सुसाइड, और उसमें मैंने यही बताया था कि प्रोटेस्टेंट्स में क्या है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, और इसी वजह से दे आर नॉट कनेक्टेड विद सोसाइटी, दे आर नॉट इंटीग्रेटेड विद सोसाइटी, और लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद सोसाइटी विल लीड टू इगोइस्टिक सुसाइड, राइट? तो इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है. तो इसी की वजह से क्या है, अगर आपको इंटरप्रिटेशन बाइबल का करना है देन यू शुड बी वेल रेड, यू शुड बी लिटरेट. तो इनमें लिटरेसी भी ज़्यादा थी इसी वजह से, इसी कंसिक्वेंस की वजह से. तो हमें क्या दिख रहा है, सी जो प्रोटेस्टेंट हमें कैसे दिख रहे हैं, लिटरेट, और लिटरेसी होगी तो उसके साथ क्या है, दे विल बी मोर अवेकन्ड और इनलाइटेंड इंडिविजुअल्स, एंड दे कुड बी मोर रैशनल, राइट? प्लस दे आर नॉट ओनली दिस, दे आर वेल डेडिकेटेड और फोकस्ड ऑल्सो, राइट? सो इस टाइप से क्या है, प्रोटेस्टेंट ऐसे इंडिविजुअल्स को चर्न आउट करेगा, वो आर लिटरेट, who possess skills, who are awakened, who are enlightened, who are rational, who are dedicated, focused towards work. और इसी की वजह से भी क्या है कैपिटलिज्म का राइज होगा. ठीक है. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज द 10th पॉइंट. तो इसमें हम बात करते हैं, तो सी वेबर बोलते हैं कि प्रोटेस्टेंट क्या बोलते हैं कि जो गॉड्स डीड्स हैं, जो गॉड्स ग्रेस है, वो तभी मैनिफेस्ट होगा और तभी पता चलेगा व्हेन योर एंटायर लाइफ इज बेस्ड ऑन गुड डीड्स. और गुड डीड्स मतलब आपको क्या है, कंटिन्यूसली आपके ऑक्यूपेशन और वोकेशन में क्या है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है. सो एक सिंगल ऐसा नहीं है कि आपने सक्सेस अचीव कर ली एक बार, आपने पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया तो यू आर इन गॉड्स ग्रेस, राइट? वो बोलते हैं थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ you have to maintain this consistency in life, you have to continuously acquire wealth, you have to continuously establish the kingdom of God on earth through your calling or vocation, right? So you should be continuously in God's grace. अगर आप continuously good deeds नहीं कर पाते हो तो आप क्या है, you could also fall from the God's grace, you could also fall from the God's grace, or then you will be essentially आपको है डूम्ड हो जाओगे. तो हम जब बात करते हैं सत्यम जो स्कैम हुआ था, essentially those people they fell out of God's grace because they were not able to continue it. प्लस उनका अल्टीरियर मोटिव्स था. यहाँ पे जो परस्यूट ऑफ वेल्थ है दैट इज मोरल, तो वहाँ पे दिस इज इथिकल. तो आप राइट मीन्स के थ्रू आप वेल्थ को एक्वायर करोगे, अल्टीरियर मोटिव के साथ उसको एक्वायर नहीं करोगे, और यूजिंग बैड मीन्स एक्वायर नहीं करोगे. सेकेंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज विजय माल्या, राइट? ही हैज ऑल्सो फॉलन फ्रॉम द गॉड्स ग्रेस. तो आपको सिंगल माइंडेड एंटायर लाइफ क्या है, यू हैव टू रिलेंटलेसली फोकस ऑन डूइंग द गुड डीड्स और कंटिन्यूसली फोकस, राइट? इट इज नॉट जस्ट अ वन ऑफ काइंड ऑफ एक्टिविटी. पूरी लाइफ आपकी ऐसी होनी चाहिए, राइट? एंटायर लाइफ शुड बी, बिकॉज एंटायर लाइफ इज द बेनिफिशियंस ऑफ गॉड, राइट? भगवान ने दी है, और आपको पूरी लाइफ के थ्रू क्या है, भगवान का जो एम है और जो विल है वो कैरी आउट करना है थ्रू योर कॉलिंग और वोकेशन और योर वर्क. तो इन 10 प्रिंसिपल से आई होप ये काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा
कि हाउ प्रोटेस्टेंट एथिक्स की जो टिपिकल फीचर्स हैं, असेंशियल फीचर्स हैं, हाउ दे आर लीडिंग टू द राइज ऑफ दैट कैपिटलिस्ट स्पिरिट और कैपिटलिस्ट इथोस और कैपिटलिस्ट एथिक्स और कैपिटलिस्ट energies in the Western world, and that will ultimately unfold into the development of practice of capitalism, right, in the Western world. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या है, ऐसा मॉरल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें जो प्रोटेस्टेंट और फॉलोवर्स हैं उनमें उनका सोशलाइजेशन हुआ है, उससे उनका एटीट्यूड और माइंडसेट शेप हो रहा है, तो वो प्रोवाइड कर रहा है मीनिंग और मोटिव्स और उनसे उनका एक्शन ड्राइव हो रहा है. और ये जब एक्शन वो ड्राइव हो रहा है, इट इज लीडिंग टू certain economic behavior, certain economic choices, for example towards work, towards wealth, towards profit, right, towards your lifestyle. उसी की वजह से कि आप जब इसी इकोनॉमिक चॉइसेस और लाइफस्टाइल को कंटिन्यूसली एक्शन को क्या है, आप क्या है, इसमें कुछ रेगुलरिटी है, कुछ पैटर्न है, और इसी की वजह से राइज होता है अनदर कलेक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. और यहाँ से हमारा कंक्लूजन होता है मैक्रो और माइक्रो का कैसे लिंकेज कर रहे हैं. राइट. तो कैपिटलिज्म जब वो बात करते हैं लीगल रैशनल कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म ऑफ द वेस्टर्न टाइप, तो उनका उन्होंने आइडियल टाइप बनाया. राइट. वेस्टर्न टाइप का उन्होंने आइडियल टाइप बनाया. ठीक है. वो बोलते हैं कि जो सबसे दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कैपिटलिज्म की, वन इज दिस accumulation of wealth, right, this never ending dedication towards pursuit of profit, right, and this profit is essentially we used as a capital. हमने जब पढ़ा था मार्क्स में तो हमने देखा था कैपिटल इज मनी which will be a base for generating more money. So capital is money that produces more money. तो essentially आप जब सेविंग्स कर रहे हो that is money, और उसको फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर प्रॉफिट बना रहे हो, तो मनी से क्या है, आप और ज्यादा मनी अर्न कर रहे हो. that is essentially capitalism. that is essentially capital. और उसी से वर्ड आया कैपिटलिज्म का. राइट. कैपिटलिज्म आया है कैपिटल वर्ड से, और कैपिटल क्या है, प्रोड्यूसिंग मोर मनी फ्रॉम मनी. राइट. तो वो कैसे होगा, आप सेविंग्स को फिर से प्लग करते रहो इन्वेस्टमेंट में, बार बार प्रोडक्शन करते रहो, उसको एक्सपेंड करते रहो, तो कैपिटलिज्म का राइज होगा. राइट. हमने मार्क्स में भी देखा था. तो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, नेवर एंडिंग डेडिकेशन टुवर्ड्स परस्यूट ऑफ प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट बीइंग अ मॉरल और इथिकल परस्यूट. तो इससे मोटिवेशन भी मिला, और इससे क्या है, नेवर एंडिंग अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल डेवलप हुआ. ठीक है. तो जब वो आइडियल टाइप बना रहे हैं कैपिटलिज्म का, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दिस अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल. दिस इज वन ऑफ द टिपिकल और एसेंशियल फीचर ऑफ दैट ही इंक्लूडेड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एन आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म, राइट, ऑफ द वेस्टर्न टाइप. तो ये अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ क्या है, ये जो आइडियल फीचर है, ये लिंक भी हो रही है आपकी प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाले फीचर से. राइट. उस डॉक्ट्रिन से लिंक हो रही है. सेकेंड इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बताया कि, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पॉइंट के बेसिस पे, स्पेशली इस पॉइंट के बेसिस पे, एक तो ये मॉरल इथिकल परस्यूट, सेकंड इस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट के बेसिस पे वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि हाउ कैपिटलिज्म ऑफ वेस्टर्न टाइप और लीगल रैशनल कैपिटलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेराइटीज ऑफ कैपिटलिज्म दैट वर प्रेवलेंट इन अदर सोसाइटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. राइट. प्लस वो बोलते हैं दिस इज, जब इन्होंने आइडियल टाइप बनाया तो उसमें उन्होंने एसेंशियल फीचर बोली कि दिस इज रैशनल एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क. और ये क्या है, खाली क्या है, वेस्टर्न टाइप ऑफ कैपिटलिज्म में है. यहीं पे क्या है, आपको स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा अच्छे से. राइट. यहां पे आपको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क देखने को मिलेगा. राइट. प्लस दिस वर्क इज कैरिड आउट बाय ब्यूरोक्रेसी. राइट. इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी थी उस टाइम पे. ठीक है. और ये जो वर्क है, इट इज रैशनली ऑर्गेनाइज्ड, इट इज फॉर्मल, एंड इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल, एंड दिस इज कैरिड आउट. जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होंगी उनमें अथॉरिटी रिलेशंस क्या होंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन लीगल
rational authority wherein people will be carrying out their work as per certain rules. They will be rational while conducting their work, they will be formal while conducting their work, and they will be following these legal rules and values. Plus this standardization of work और specialization of labor will further increase this efficiency. तो आप rational भी हो और efficient भी हो और ये बड़ा professional manner में आप work को carry out कर रहे हो. So this is based on legal rational authority, और ये क्या, it is essentially based on this rational action, और असेंशली उस टाइम पे रैशनैलिटी का भी राइज हुआ था सोसाइटी में. तो ये जो रैशनल एक्शन है, ज्वैक रैशनल एक्शन, स्पेशली आप क्या है, मीनिंगफुल गोल्स, आप प्रैक्टिकल गोल्स अचीव करोगे यूजिंग एफिशिएंट और मीनिंगफुल मीन्स. ठीक है, तो ये खाली ये जो है दिस ब्यूरोक्रेसी और रैशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, दिस इज ए यूनिक फीचर ऑफ वेस्टर्न टाइप ऑफ कैपिटलिज्म. और ये आपका कहीं ना कहीं खाली वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, और ये भी फीचर आपकी लिंक्ड है आपका प्रोटेस्टेंट एथिक्स के साथ. और उन्होंने कैपिटलिज्म के क्या बोला कि ये जो है इट इज़ बेस्ड ऑन फ्री लेबर, लेबर इज फ्री टू डू और टू एंगेज इन, they could change their job, when they are entering into work with the capitalist, that is based on free contract, free labor, or it is based on free market, जहाँ पे आदान प्रदान होगा गुड्स का. Now this is the ideal type that he built for capitalism. These are the typical features of legal rational capitalism or the western type of capitalism, right? So I hope this is clear. सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी टेकिंग अ लुक, राइट, हम बड़ा ब्रीफ मैनर में उसको देखेंगे. उसमें हम देखेंगे, क्रिटिक पढ़ेंगे, ये जो मॉडल पेश किया, जो थ्योरी पेश की कैपिटलिज्म की वेबर ने, उसका क्रिटिक देखेंगे. प्लस एक एस्पेक्ट जो है जिसमें वेबर कंपैरेटिव मेथड यूज़ करते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स में, और वो बोलते हैं कि बाकी सोसाइटीज़, हिंदू सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी या फिर चाइनीज़ सोसाइटी में राइज क्यों नहीं हुआ दिस वेस्टर्न टाइप ऑफ कैपिटलिज्म, दिस यूनिक फॉर्म कैपिटलिज्म, खाली यहीं पे क्यों राइज हुआ. तो बोलते हैं कि वो जो सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं वहाँ पे कुछ बैरियर्स हैं, और दोज बैरियर्स आर आइडिएशनल एंड स्ट्रक्चरल बैरियर्स, उसी की वजह से वहाँ पे राइज नहीं हो पा रहा है, राइट, राइज नहीं हो पाया कैपिटलिज्म का, राइट. सो विल बी टेकिंग अ लुक इनटू दिस वेरियस एस्पेक्ट्स, राइट. तो वो बड़ा ब्रीफ लेक्चर होगा, राइट. आई विल जस्ट बी एक्सप्लेनिंग यू इन द माइंड मैप फॉर्मेट, राइट, एंड विल बी एबल टू डील विद दिस एंटायर concept of Protestant ethics and spirit of capitalism.